80% of jobs in the market are not even advertised. ओके तो जितने आप जॉब पोर्टल्स पे ओपन जॉब्स देख रहे हैं, लिंक्डइन पे, नौकरी पे, फाउंडेड पे, किसी पे भी, those they constitute comes around under 20% of total jobs in the market. LinkedIn started as a networking platform एग्जैक्टली where people used to network, connect with each other very professionally. But since अब LinkedIn भी traction driven हो गया, मतलब engagement driven हो गया है. Welcome to the Hustler Show, guys, and today joining us a very special guest in the show, Satyam Khandelwal sir, who is a career growth coach, an interview coach, and has mentored over 10k plus professional to get their dream job. Welcome to the Hustler Show, sir. Thank you, Raju. How are you feeling? I'm feeling very well. Thanks for inviting me here. Okay, so I'd like you to introduce yourself to the audience, and as a career growth coach, what do you exactly do? Okay. So as Raju has already kind of declared, I'm a career growth coach. I have been coaching graduates and working professionals for almost past 8 years now. 5 years of this time would be coaching part-time alongside my job, and then 3 years coaching full-time. I coach early stage working professionals to build their profile, to upskill properly, to apply for the right jobs, to grow in their career. I also run a very interesting community of around 90,000 plus women with career gaps who are looking for a re-entry to the workforce. तो ये सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ, एंड देन इसके थ्रू जो रिजल्ट्स मिलते हैं उससे फिर और काम करते हैं. ओके सो जैसा कि मैंने रिसर्च करा आपके ऊपर, आप एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल से पहले थे एंड बिकम अ करियर ग्रोथ कोच. सो हाउ दिस मतलब ये आइडिया कैसे आया कि अब मैं उस फील्ड में ना रहकर एक करियर ग्रोथ कोच बनूं? हाँ, मतलब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. उतनी ज़्यादा मतलब जैसे बाकी लोगों की होती है एकदम इंस्पायरिंग भी नहीं है. सो आई कंप्लीटेड माई MBA इन 2012. IMT गाजियाबाद नाम का एक बी स्कूल है, वहाँ से मैंने MBA अपना कंप्लीट किया था. उसके बाद आई गॉट प्लेस्ड इन एन FMCG कंपनी. तो 2012 टू 2015 में वहीं पे था. जब मैं वहाँ पे था अपनी जॉब पे, विच वॉज अराउंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, कैंपेन मैनेजमेंट एट्सेट्रा, तो मुझे कुछ सेशंस के लिए इनवाइट आए थे मेरे कॉलेज से, IMT गाजियाबाद से. तो वहाँ मैंने कुछ सेशंस दिए थे. फिर जो सेशन मैंने दिए थे वहाँ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो उन्होंने रिपीट बुलाया. फिर वहाँ मैं रिपीट गया था. फिर B स्कूल्स में ऐसा रहता है कि B स्कूल्स की जो स्टूडेंट कमिटीज़ रहती है वो आपस में कनेक्टेड रहती है. तो दूसरे B स्कूल्स को भी मेरी प्रोफाइल फ्लोट हुई कि ये अच्छा बोलते हैं, अच्छा कोच करते हैं, इनको बुला लो. तो मुझे किसी और भी स्कूल से कॉल आया दिल्ली NCR में, क्योंकि मैं दिल्ली NCR में प्लेस था उस टाइम. तो ऐसे करते करते जब 8-10 ऐसे सेशंस मेरे हो गए वाइल आई वॉज इन माई जॉब, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. और मुझे भी वो सेशंस लेना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था. मैं प्रिपेयर करता था कि क्या बताऊंगा. मोस्टली ये सेशंस होते थे कि स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के पहले क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए, राइट, B स्कूल के स्टूडेंट्स को, MBA स्टूडेंट्स को. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है करने के लिए. और तब ये पैशन और इकिगाई का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी पिक कर रहा था कि कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करो जिसमें आपको बहुत मज़ा आए करने में, आप इंजॉय करो. तो मुझे लगा ये एक ऐसा प्रोफेशन हो सकता है. तो मैंने थोड़ी स्टडी की, कुछ लोगों से बात किया, तो ये प्रोफेशनली ये फील्ड भी काफ़ी अच्छी थी. अच्छे करियर कोचेस की कमी भी है इंडस्ट्री में, अभी भी है, उस समय भी थी. तो मैंने सोचा कि चलो इससे स्टार्ट करते हैं. तो मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था जॉब के साथ साथ. जब वो थोड़ा बिल्डअप होना चालू हो गया तो मैंने अपनी कंसल्टेंसी चालू कर ली थी जॉब छोड़ के. दिस वाज 2015, जिसमें मैं कॉलेजेस के साथ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, प्लेसमेंट प्रोसेस ट्रेनिंग ये करा रहा था. फिर एक अपॉर्चुनिटी 2017 में और आई थी हायर एजुकेशन से. सेम ग्रुप जिसने मुझे FMCG के लिए हायर किया था, वही एक यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट कर रहे थे. आपने सुना होगा KK मोदी यूनिवर्सिटी है दूर में. तो उन्होंने मुझे फिर अप्रोच किया कि अब हम एजुकेशन में जा रहे हैं, यू आर ऑलरेडी इनटू एजुकेशन, हेल्प अस बिल्ड दिस यूनिवर्सिटी. तो 2017-18 से 22 तक आई वाज विद देम बिल्डिंग दिस यूनिवर्सिटी एज वेल एज परस्यूइंग माई करियर कोचिंग. वो फिर पार्ट टाइम हो गया था. 2022 जून से लेकर अभी तक, विच इज़ 2 years, जब से मैंने वो छोड़ा तब से आई एम फुल टाइम इनटू career coaching only with my content on LinkedIn, Instagram. Through that I have established a community जिनको we take स्टेप बाय स्टेप उनको लेकर जाते हैं कि कैसे आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी है, कैसे रेज्यूमे बिल्ड करना है, कौन सी स्किल्स आपको नई सीखनी चाहिए, सो दैट जो आपने जॉब सोच रखी है वो आपको मिल जाए. ओके, सो ये सर काफ़ी फ़नी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए.
एज अ करियर ग्रोथ कोच ऑल द टाइम यू हैव टू लुक प्रोफेशनल, ताकि क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जो आपको देखकर इंस्पायर्ड हो रहे हैं एंड यू आर द इंस्पिरेशन फॉर देम। तो आप आज मैं एक मूवी देख रहा था, जब वी मेट, आप अपने लाइफ को कैसे एंजॉय करते हो अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोफेशनल लुक? सबके होते हैं यार, सबके अपने अपने कोर सर्कल होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग क्या बोलते हैं गॉसिप्स होती है। तो मेरे भी कोर फ्रेंड्स हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ भिलाई में हैं। दिल्ली में मैं था तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने थे, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब मंथ में एटलीस्ट 5 to 6 days आई स्पेंड विद देम। और भिलाई तो है ही, तो भिलाई में जो बचपन के फ्रेंड्स हैं वो भी है। तो फ्रेंड्स तो सबके होते हैं और वो कोर फ्रेंड्स होने भी चाहिए जिनके साथ काम की बातें हम नहीं करते। तो जब वहाँ पे जाते हैं तो जितनी बकवास की बातें होती है सब करते हैं, बकैती करते हैं। तो जितनी बकैती है वो हो जाती है, वही सबका अपना अपना एंजॉय करने का तरीका है। थोड़ा मैं म्यूजिक ओरिएंटेड हूँ, स्लो म्यूजिक मुझे पसंद है। तो कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं, जो कजिन्स में भी ऐसे लोग हैं जो लाइव परफॉर्मेंस देते हैं। तो हम प्रिफर करते हैं ऐसी जगह जहाँ पे म्यूजिक चल रहा हो, वहाँ बैठ जाते हैं और अपनी डिस्कशंस करते रहते हैं। ओके, सो टुडे वी हैव प्रिपेयर्ड समथिंग स्पेशल फॉर सत्यम सर। वी हैव प्रिपेयर्ड 8 cards and what you have to do is you have to select a randomly card from this and whatever will be the question you have to answer on this. Okay. So go for it. Okay, I'll pick the first one first. Okay, give it to me. Okay. So, your first question is on the screen. Alright. What are the funniest and useless interview questions that we should prepare for as an interview coach? Okay. What is your answer? So funniest interview question would be, मतलब मैंने सुना लोगों को पूछते हुए कि why do you want to apply for this job? मतलब अब जब जॉब हम अप्लाई करते हैं तो जॉब करियर पेज पे एप्लीकेशन होता है, उसके बाद रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी एचआर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हो। जिसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस सा है कि भाई हर किसी को ग्रोथ चाहिए, हर किसी को पैसे चाहिए, हर किसी को सैलरी चाहिए, पर हम उसके लिए प्रिपेयर कराते हैं जरूर कि भाई आप बताओ कि उस जॉब रोल के लिए आपकी स्किल्स कैसे फिट हैं, उस जॉब रोल के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, आपके करियर एस्पिरेशन से वो जॉब कितनी मैच करती है। तो उसका आंसर ऐसा बनाना पड़ता है। बट 90% ऑफ द टाइम रीजन यही होता है कि हर किसी को कोई भी जॉब चलेगी, ग्रोथ मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। और कुछ लाइक व्हाई शुड वी हायर यू? व्हाट विल बी द परफेक्ट आंसर? व्हाई शुड वी हायर यू? बिकॉज आपने वैकेंसी निकाली है, तो आपने वैकेंसी निकाली हायर करने के लिए निकाली होगी, और आपने रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू पे बुलाया है, तो आप ज्यादा अच्छा जानते हो कि आपको हमें क्यों हायर करना है। तो ऑनेस्ट आंसर वुड बी दैट। बट ऑफ कोर्स प्रिपरेशन वाइज हमें उस क्वेश्चन का मीनिंग, हिडन मीनिंग कुछ और होता है। हिडन मीनिंग ये होता है कि आप बताओ कि आप इस रोल के लिए कैसे फिट हो क्या, क्यों हम बाकी कैंडिडेट्स को छोड़ के आपको हायर कर लें। ये इस क्वेश्चन का रियल मीनिंग होता है। बट ठीक है, मैंने देखा इंटरव्यू ज्यादा मेहनत नहीं करते, क्वेश्चंस की लिस्ट निकालते हैं और वही क्वेश्चन पूछते हैं, और कैंडिडेट पे रहता है पूरा कि वो क्वेश्चन को कितने अच्छे से आंसर करता है। एज एन इंटरव्यू कोच, आप स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल को कैसे सजेस्ट करते हो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए? इंटरव्यू देखिए, अभी के टाइम में ऐसा सीन है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हो तो ऑलरेडी रिक्रूटर आप में इंटरेस्ट दिखा चुका है। अगर एक अच्छी प्रोफाइल के लिए, बिकॉज एप्लीकेशंस इतने सारे हैं आज के टाइम पे कि अगर आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुला रहा है तो हाईली लाइकली है कि आप खुद ही कुछ गलती करोगे तो आपका रिजेक्शन होगा, अदरवाइज वो आपकी प्रोफाइल तो पसंद कर चुका है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको करना ये है कि आपको अपनी सारी स्ट्रेंथ्स, अपनी सारी स्किल सेट्स और अपने सारे करियर एस्पिरेशंस, कुछ तो स्किल्स आप में रहती है और कुछ आपको लाइफ में करना रहता है, तो स्किल्स एंड करियर एस्पिरेशंस आपको जॉब रोल से मैच करनी है, राइट? सो दोज स्किल्स एंड करियर एस्पिरेशंस शुड बी मैच्ड विद द जॉब रोल। ये इंटरव्यू में जाने के पहले आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि बाकी लोग, मैक्सिमम लोग 70-80% ऑफ द कैंडिडेट्स जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को हाईलाइट करेंगे। आप क्या कर सकते हो, आप उन नॉलेज और स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हो जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड है। ये बहुत कम लोग करते हैं। उतना भी अगर आपने कर लिया, जिसका रिसर्च पहले करना पड़ेगा, जेडी पढ़ना पड़ेगा, रोल क्या है, उसमें स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, तो जो रिक्वायरमेंट है उन स्किल्स को अगर आप हाईलाइट कर दो, उन करियर एस्पिरेशंस को हाईलाइट कर दो, तो फिर आपका चांस काफ़ी ज़्यादा है। Okay. So we are going for the second question. Okay. Okay.
सो मैंने ये क्वेश्चन आपके ही एक पॉडकास्ट से पिक करा है. अच्छा, ओके, ट्रूली स्पीकिंग. ओके. कन्फ्यूजन, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आजकल कंफ्यूज रहते हैं एंड यहाँ पे दो एस्पेक्ट आती है कि एक कन्फ्यूज़न लीड्स टू नेगेटिविटी एंड देन मेंटल हेल्थ वाला जो सिनेरियो क्रिएट होता है, और एक क्यूरियोसिटी. सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? हाउ कैन दिस क्यूरियोसिटी क्वेश्चन बी इंक्रीज अमंग द स्टूडेंट्स? ओके, सो कन्फ्यूजन के बाद मैंने शायद उस पॉडकास्ट में ये बोला था कि कन्फ्यूजन कैन लीड टू ईदर स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी और कन्फ्यूजन कैन लीड टू क्यूरियोसिटी. मैंने उसमें ये नहीं बताया था कि किस सिचुएशन में वो नेगेटिविटी बनेगा और किस सिचुएशन में वो क्यूरियोसिटी बनेगा. वो उस पर टच करते हैं अभी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है. ओके. कंफ्यूजन तो यार पार्ट है लाइफ का. मतलब स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज, हम लोग भी कंफ्यूज हैं. हर कोई हर फेज में कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हमेशा आपके पास चॉइसेस हैं. जहाँ पे भी आप बैठे हो, जो भी कर रहे हो, आपको लाइफ चॉइसेस थ्रो करेगी कि या तो ए या बी, या ए बी या सी, या कई बार ए टू जेड, बहुत सारी चॉइसेस रहती है. उन चॉइसेस से कंफ्यूजन आती है. जिस मोमेंट पे आपको कंफ्यूजन आई तो आप हैबिचुअली क्या करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप स्ट्रेस लोगे या क्यूरियस बन जाओगे. अगर आप इनएक्शन में चले जाते हो, इनएक्शन मतलब आप सिर्फ बैठ के अरे यार ए बी सी है क्या चूज़ करूँ, ये ए बी सी है क्या चूज़ करूँ, ए बी सी डी क्या, ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वो करूँगा तो ऐसा हो जाएगा. कई बार दो ऑप्शन नहीं रहते, कई बार ए और नॉट ए रहता है कि ये करूँ या नहीं करूँ. सिंगल ऑप्शन है बट वो भी दो है ना, करना है या नहीं करना है, ये भी दो ऑप्शन हो गए. तो कई लोग सिर्फ करूँ या नहीं करूँ दोनों में के नुकसान देख के, नेगेटिविटी देख के कि ए करूँगा तो क्या लॉस है और बी ए नहीं करूँगा तो क्या लॉस है, यही देख के काफ़ी टाइम इनएक्शन में निकाल देते. इसको इनर्शिया बोलते हैं, लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में टर्म. तो इनर्शिया में जो ज़्यादा टाइम निकालते हैं वो स्ट्रेस और नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं. जिसने उस पर एक्ट कर लिया कि भाई ए बी और सी में क्या अच्छा है, ये तो मैं आज कुछ भी करके नहीं बता सकता. अब मैं YouTube पे कंटेंट बनाऊं या नहीं बनाऊं, ये YouTube पे कंटेंट काम करेगा या नहीं करेगा ये मैं बता ही नहीं सकता. ये सिर्फ कैसे प्रूव हो सकता है? कंटेंट बना के. एग्जैक्टली. अब इंस्टा पे मेरे फॉलोइंग अच्छी है, लिंक्डइन पे अच्छी है, तो मैं वहां पे फोकस करूं अपना पूरा टाइम, या YouTube को थोड़ा सा टाइम देकर उसको भी बिल्ड करने का ट्राई करूं. अब ये मेरी करंट चॉइस है, करंट जो कंफ्यूजन है माइंड में. अब अगर मैं सोचता ही रहूं कि यार YouTube पे टाइम दूंगा तो उससे टाइम हटेगा, उससे टाइम निकलेगा, तो वहाँ कहीं नहीं डाउन ना चले जाए, मुझे पूरा फोकस वहाँ करना चाहिए, YouTube को नहीं पिक करना चाहिए. तो करूँ या नहीं करूँ, इसका रिजल्ट मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा अनलेस कि मैं स्ट्रेच करके हर डेली 1 महीने तक 1-1 घंटा स्ट्रेच करके YouTube पे कंटेंट बना दूँ, तो ही तो मेरे पास डेटा आएगा. उसके बाद अगर मैं डिसीजन लेता हूँ कि यार ये नहीं चल रहा है, तो ये एक इन्फॉर्म डिसीजन होगा. तो मैं कंफ्यूज नहीं रहूँगा, मैं क्यूरियस हो जाऊँगा कि भाई शायद इंस्टा या लिंक्डइन ही है जो मुझे रिजल्ट देगा, या फिर वो एनालिसिस बता देगा कि क्यों नहीं रिजल्ट मिला, या हो सकता है उनमें से कुछ कंटेंट को रिजल्ट मिल जाएगा. तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, ये कौन सा कंटेंट है जो लोग पसंद कर रहे हैं यूट्यूब पे. तो जब आप एक्शन लेते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, अवेयर होते हैं, तो आप क्यूरियोसिटी की तरफ जाते हैं और वो बिल्ड होते जाती है, खत्म नहीं होगी. फिर चॉइस आ गई कि ये कंटेंट बनाए कि ये बनाए, चॉइस आते रहेगी. बट आप जितना एक्शन लेते जाएंगे उतना क्यूरियोसिटी बढ़ेगी. टेक योर फर्स्ट स्टेप. यस. ओके. तो स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन. ओके, गो फॉर इट. Talking about jobs and vacancy, thousands of professionals with similar qualification are applying for a single role. How can one stand out in their resume or profile to increase their chances of being noticed or selected? करेक्ट. तो ये तो है यार, मतलब इसके दो एस्पेक्ट हैं. करियर पेजेस हैं या लिंक्डइन है या नौकरी है, आप किसी पे भी जब एप्लीकेशंस देखेंगे किसी भी जॉब के, 1000 तो इंडिया में मतलब नॉर्मल है. 1000 एप्लीकेशंस, 2000 एक जॉब के लिए 1500. बट एज करियर कोच एंड एज रिक्रूटर एज वेल, तो मैंने कुछ टाइम रिक्रूटमेंट में भी काम किया है और काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटर्स के साथ काम किया है, क्योंकि वो मुझ पर रिलाई करते हैं अच्छे कैंडिडेट्स देने के लिए. तो उनके साथ जब मैंने काम किया तो मैंने काफ़ी सारे एनालिसिस किए थे, जिसमें मुझे समझ में ये आया कि अगर सपोज 1000 एप्लीकेशन है किसी जॉब के, किसी भी पोर्टल पे एवरेज, तो उसमें से आप इजीली टॉप 50% पे आ जाओगे अगर आपने एक ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाया. ATS फ्रेंडली
क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना नहीं आता, वो अप्लाई कर देंगे, इजी अप्लाई कर देंगे। ATS के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ATS इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जो कि आजकल जब 1000 एप्लीकेशन कोई बंदा तो बैठ के देखेगा नहीं वहाँ पे, नहीं किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के पास इतनी पावर नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एक मशीन डिप्लॉय कर देंगे। इट्स एन AI ड्रिवन मशीन जिसपे वो फीडिंग कर देते हैं कि अगर ये चीज़ें हुई रेज्यूमे में तो शॉर्टलिस्ट कर लो, नहीं तो मत करो। ओके, तो सिंपल, अगर टेम्पलेट ATS फ्रेंडली है आपके रेज्यूमे का, ऑफ कैंपस जब आप अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए करियर पेजेस में, तो फिर आप टॉप 50% में आ जाएंगे। 500 ही होंगे जिन्होंने ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाया कि जो टेम्पलेट है, बॉक्सेस नहीं यूज़ करना है, चार्ट्स ग्राफ्स नहीं यूज़ करना है, ब्रेक नहीं करना है कॉलम। कई लोग रेज्यूमे का कॉलम ब्रेक कर लेते हैं, इधर फोटो लगा देंगे, इधर लिख देंगे, आधा इधर लिखेंगे, आधा इधर, ये सब नहीं करना है। सिंपल रेज्यूमे बनाना है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, और उसके टेम्पलेट्स होते हैं। ये इतना आपने कर दिया तो आप टॉप 50% में। फिर नेक्स्ट लेवल पे मैंने भी बताया था कि कभी भी आपको इंटरव्यू कस्टमाइज देना है JD के हिसाब से, तो आपको रेज्यूमे भी JD के हिसाब से बनाना है। कि आप कितने भी बड़े क्वालिफाइड हो, रिक्रूटर आप में तब तक इंटरेस्टेड नहीं जब तक उसको जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल नहीं कर लेते। अगर उसकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लेते हो तो वो आप में इंटरेस्टेड रहेगा। उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आप जो रेज्यूमे सबमिट कर रहे हैं उसमें JD में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो होने चाहिए। तो आपने अगर वो स्किल्स अपने रेज्यूमे में डाल ली है JD में देख के, तो आप टॉप 20% में आ जाएंगे ऑलरेडी। अब रेज्यूमे बनाने के कुछ तरीके होते हैं कि आपको लिखना कैसे है। कई लोग, फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने सोशल मीडिया पे एक प्रोजेक्ट किया है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, और आप लिखते हैं कि वर्कड ऑन सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम अप्रैल 2024 टू जून 2024 एग्जाम्पल। दूसरा ऑप्शन B, हैंडल्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर ABC प्राइवेट लिमिटेड एंड हेल्प्ड देयर FB एंड इंस्टाग्राम ऑडियंस ग्रो बाय 30% मंथ ऑन मंथ। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? सेकंड वाला। अगर आप ऐसे अपना रेज्यूमे बनाते हैं तो आप ऑलरेडी टॉप 10% में हैं। तो आप 1000 से 100 में तो ऐसे ही आ गए। जो 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप 100 पे आ गए। अब उसके बाद लिंक्डइन है। कई लोग ऐसे कि अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, पीछे से HR को या उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनसे कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे, एक आध रेफरेंस निकालने का ट्राई करेंगे, रेफरल निकालने का ट्राई करेंगे। तो वो जो रेफरल निकालने का ट्राई कर रहे हैं उनमें से जब किसी का काम बन जाता है, जरूरी नहीं हर बार बने, तो वो टॉप 5, टॉप 2, टॉप 1% में आ जाता है, बिकॉज ही इज और शी इज अ नोन फेस। किसी ने रेफर कर दिया कंपनी के अंदर से, तो वो यूज करके आप टॉप 5 या टॉप 1% में आते हैं। तो ऐसे आप, हाँ, तो नेटवर्किंग वाला पार्ट आ जाता है। तो उसमें आप 1000 से 10 पे आ गए, टॉप 1000 से टॉप 10 पे आ सकते हैं सही स्ट्रेटेजीज फॉलो करके। ये एक एस्पेक्ट है पूरा। दूसरा एस्पेक्ट ये जो मैं बताऊंगा तो आप लोग शायद सरप्राइज्ड हो जाएंगे। 80% ऑफ जॉब्स इन द मार्केट आर नॉट इवन एडवर्टाइज्ड। ओके, तो जितने आप जॉब पोर्टल्स पे ओपन जॉब्स देख रहे हैं, लिंक्डइन पे, नौकरी पे, फाउंडेड पे, किसी पे भी, those they constitute around 20% of total jobs in the market. 80% of jobs are filled through referrals already before they are posted. पहले ही वो referral से fill हो जाती है। अच्छा। जिसका मतलब क्या है कि जितने प्रोफेशनल्स को आप जानते हैं तब नहीं, जब आपको जॉब चाहिए, जब आप नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं एज ए स्टूडेंट या एज अ प्रोफेशनल, जितने इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को आप जानते हैं और कनेक्ट में हैं, उतना चांस है कि आपको जॉब अप्लाई करने की नीड ही ना पड़े। ओके, दे विल रेफर यू एंड यस, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी तो मेरे साथ 8, 10, 15 लोगों ने जो ज्वाइन की थी वो कंपनी, सब अलग अलग कंपनीज में चले गए। कोई 3 जॉब शिफ्ट कर चुका है, कोई 4 कर चुका है, कोई 5 कर चुका है। उनमें से आज तक मैंने किसी से ये नहीं सुना कि उसने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो। क्योंकि जब आप किसी इंडस्ट्री में रहते हैं, आप लोगों से कनेक्ट में रहते हैं, आपको इवेंट्स के थ्रू, बातचीत के थ्रू पता चल जाता है कि यहाँ पे वैकेंसी है, आप ट्राई करते हैं कि उनसे कनेक्ट करें और आप ट्राई करते हैं कि अपना रिज्यूमे फ्लोट करवाएं, और ऐसे ही मूवमेंट्स होती हैं, ऐसे ही शिफ्ट्स होते हैं। अब एडवांटेज लिंक्डइन के बाद ये है कि फ्रेशर्स भी ये कर सकते हैं। फ्रेशर्स कैन बिल्ड देयर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन while they are in college, showcase their skill sets and try to connect with HRs who are hiring. Exactly. Okay, so I have noticed one thing on LinkedIn कि LinkedIn पे जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो बहुत ही सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. इट्स लाइक दे आर पोस्टिंग समथिंग irrelevant on LinkedIn which does not matches with their skill sets. So उन्हें क्या सजेशन होगी आपकी? अब
क्या पोस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एक इश्यू तो है कि लिंक्डइन भी बिकॉज एक कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म बन गया। लिंक्डइन स्टार्टेड एज अ networking platform Exactly. where people used to network, connect with each other very professionally. But since अब LinkedIn भी traction driven हो गया है, मतलब engagement driven हो गया है, तो जब भी कोई चीज़ engagement driven जाती है तो देखो Instagram पे भी यार अच्छे पेजेस हैं जिनकी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है और बहुत ही बकवास से कुछ पेजेस हैं जिनकी काफ़ी और ज़्यादा फॉलोइंग है। तो एंगेजमेंट चाहिए प्लेटफॉर्म को, तो लिंक्डइन एल्गोरिथम भी एंगेजमेंट पे फोकस करे कि आप कुछ भी डालो, अगर आपको ऑडियंस मिल रही है तो हम आपको बूस्ट करेंगे, हम आपका कंटेंट बूस्ट करेंगे। इसको काफ़ी सारे फ्रेशर्स अभी यूज़ कर रहे हैं, रिसॉर्ट कर रहे हैं कि भाई हम भी कंटेंट ऐसा बनाते हैं जिसमें आईबॉल ज़्यादा मिले, इम्प्रेशन ज़्यादा मिले। अब इसमें कोई यार बुक तो है नहीं कि कैसे करना चाहिए, बट मुझे लगता है एक चीज़ तो डिसाइड कर लेनी चाहिए कि क्या आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है लिंक्डइन पे, या आपको लिंक्डइन यूज़ करना है अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। Okay. अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है लिंक्डइन पे, तो है कॉमेडियंस हैं लिंक्डइन पे, कॉमेडी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, बहुत ट्रैक्शन उनको मिलता है और अच्छी बात है क्योंकि वो कॉमेडियंस ही हैं। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी कॉमेडियंस। मेरे फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, सीनियर्स हैं जो फेमस कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, और वो लिंक्डइन पे भी कॉमेडी ही करते हैं, जबकि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म नहीं है कॉमेडी करने का, बट वो कॉमेडियन, उनके लिए प्रोफेशन ही कॉमेडी है। अब कोई अगर पोएट है तो वो लिंक्डइन पे पोएट्री कर ले, कोई इशू नहीं है। कोई अगर फॉर एग्जांपल पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट है तो वो लिंक्डइन पे यही कंटेंट बना दे, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है। कोई अगर वीडियो एडिटर है, एक्सपर्ट है, तो वो सिर्फ वीडियो एडिट कर करके डाले, कोई इशू नहीं है। बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कंटेंट बनाओगे लिंक्डइन पे ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारी ऑडियंस चाहिए, या आपको प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। अगर आपको प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यूज़ करना है तो ये काम नहीं आएगा, तब आपको नेटवर्क काम आएगा, एंगेजमेंट काम आएगी, अपनी स्किल्स आप दिखाओगे वो काम आएगा। आपकी फील्ड में जिसमें आपको ग्रो करना है उस पर आपने क्या कंटेंट डाला है, उस पर आप कितने लोगों से कनेक्टेड हो, वो काम आएगा। Exactly. और अगर आपको एजेंसी ही चालू करनी है, आपको दिखाना ही है कि आप ज़्यादा आईबॉल्स कैसे ले सकते हो और आपको लोगों को उसी के लिए, मतलब वही सर्विस लोगों को सेल करनी है, तो आप कंटेंट क्रिएशन में जाओ। तो ये अगर क्लैरिटी स्टार्टिंग से रहेगी तो ईजी हो जाएगा लोगों के लिए। बिल्कुल। तो अब स्क्रीन पे चौथा प्रश्न। ओके, गो फॉर इट। दिस इज द वन जिस पे आप काफ़ी बातचीत करते हैं आए दिनों। वुमेन विथ करियर गैप ड्यू टू मैरिज और फैमिली कमिटमेंट्स, नाउ हाउ शुड दे रीस्टार्ट देयर प्रोफेशनल जर्नी? अब ये तो यार मतलब मेरी कंप्लीट सर्विस ही है Exactly. जो मैं ऑफर करता हूँ, तो बट फिर भी मैं इन्हें नटशेल समझाने का ट्राई करूँगा। एक्चुअली करियर वुमेन विथ करियर गैप ये होती क्या है, आप सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर दें। तो यार क्या हुआ है कि अभी के टाइम में मेरे खुद के सर्कल में भी, आप नॉर्मली भी अगर आप देखोगे इंडिया लेवल पे इंडस्ट्री में, जितने आपको मेल्स दिखेंगे उतने ही फीमेल्स दिखेंगी, राइट। वुमेन आर ऑल्सो लाइक यू नो हैविंग गुड एजुकेशन, ग्रेट एजुकेशन, दे आर परफॉर्मिंग इन कॉर्पोरेट्स लाइक रियली वेल। इनफैक्ट बहुत जगह, मैक्सिमम जगह तो मैंने देखा है कि मेल्स को सिर्फ काउंटर नहीं कर रही है, ओवर टेक भी कर दे रही है अपनी परफॉर्मेंस से, राइट, व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। बट अब सीन ऐसा आता है कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद, ईदर ड्यू टू मैरिज, अब जो इंडिया के कस्टम्स है तो भाई वुमेन को शिफ्ट होना पड़ता है, रिलोकेट होना पड़ता है मैरिज के बाद, और सेकेंड थिंग इज आफ्टर मैटर्निटी। अगर उस समय नहीं हुआ तो अगर मैटर्निटी होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो उनको मैटर्निटी गैप लेना पड़ता है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से या किसी भी और फैमिली कमिटमेंट की वजह से जब गैप आ जाता है करियर में, तो मैंने देखा बहुत सारी वुमेन स्ट्रगल करती हैं वापस रीस्टार्ट करने में। वो क्यों स्ट्रगल करती है, उनको ऐसा लगता है, ये अभी लास्ट 1 साल की मेरी लर्निंग है जब मैंने इस कम्युनिटी को गाइड किया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि रिक्रूटर्स या कंपनीज हमें लेना नहीं चाहते बिकॉज गैप आ गया। और जब मैंने रिक्रूटर से बात की है और कंपनीज से बात की है तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो डाइवर्सिटी प्रमोट करनी है, हमें तो डाइवर्स मतलब जेंडर डाइवर्सिटी प्रमोट करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम तो ले रहे हैं, हम तो ज़्यादा वुमेन को ले रहे हैं। तो अब गैप कहाँ पे है? गैप यहाँ पे है कि जब कोई एक रिक्रूटर हायर करता है तो वो ये देख के हायर नहीं करता है कि मेल है कि फीमेल है, गैप है या नहीं गैप है, वो अपना बेस्ट सूटेड कैंडिडेट हायर करता है। अगर हम 4 लोग बैठे हैं, किसी को गैप है किसी को नहीं है, वो ये नहीं देखेगा गैप है या नहीं है, वो ये देखेगा कि बेस्ट सूटेबल कौन है, मोस्ट स्किल्ड कौन है। अब जनरली जिनको करियर गैप होता है वो इमीडिएटली करियर गैप के बाद अप्लाई कर देते हैं जॉब्स के लिए,
रिक्रूटर के पास जब उनका सीवी आता है तो उसके माइंड में इंप्रेशन क्या जाता है कि यार इसने लास्ट काम किया था 2018-19 में, 2021 में, 2-2.5 साल 3 साल से कुछ काम नहीं किया है। तो जब 2-2.5-3 साल से कुछ काम नहीं किया है तो इंडस्ट्री के जो अपडेटेड ट्रेंड्स है वो नहीं पता होंगे, न्यू स्किल सेट्स नहीं आते होंगे, बिल्कुल, रिसेंट जो टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी। ये रिक्रूटर का माइंडसेट है। उसने करियर गैप को उस चीज से रेजोनेट कर लिया है। करियर गैप इशू नहीं है, इशू ये है कि करियर गैप्स के कारण जो उसके माइंड में कि भाई इनको ये सब चीजें नहीं आती होगी, तो वो क्या करता है कि कोई दूसरी फीमेल या कोई दूसरा बंदा है जिसमें जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है और स्किल सेट उसके पास है, वो उसको हायर कर लेता है। तो अगर एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जाए कि आफ्टर करियर गैप, अब करियर गैप में आप 3-4 साल 5 साल तो रुके ही हैं, है ना, उसके बाद या जितने भी साल आप रुके उसके बाद इमीडिएटली जंप करने के बदले आप 3 महीने 4 महीने या 5 महीने नई जो स्किल सेट आ गई है मार्केट में उसको लर्न करने में दे दें, कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स कर लें जो उन स्किल सेट्स को यूज़ करके आप दिखा सकते हैं रेज्यूमे में। फिर आपका जब रेज्यूमे जाएगा तो लेटेस्ट रिक्रूटर को गैप नहीं दिखेगा, लेटेस्ट चीज़ वो प्रोजेक्ट्स दिखेगी जो आपने किए हुए हैं और उसमें भी सारे नए स्किल सेट्स दिखेंगे। एग्जैक्टली। तो आप कंपीट कर पाओगे डायरेक्टली उन लोगों से जो बाकी रेज्यूमेज में अवेलेबल है। हो सकता है आप उनको ओवर पावर भी कर दो, बिकॉज जो अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो तो जो काम है वही कर रहे हैं, बट आपको तो पता है कि नए स्किल सेट्स आपको सीखने हैं, तो आप तो और एकदम लेटेस्ट वाले सीखोगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखोगे। ये करके अगर आप जाते हो मार्केट में विद द राइट स्ट्रैटेजी, लिंक्डइन प्रोफाइल, नेटवर्किंग, रेफरल्स, तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली जॉब लग सकती है। इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे। इजी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा इजी नहीं है, डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा। इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि आपको कल ही जॉब चाहिए। आज आपका करियर गैप खत्म हुआ, आज आपने डिसाइड किया अब आपको कल ही जॉब चाहिए, तो डिफिकल्ट है। अगर आप टाइम दोगे प्रेप करने का तो हमने लगवाए, हम जॉब्स लग रही हैं। फीमेल्स की काफ़ी सारी फीमेल्स की हेल्प की है हमने, बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, मोर देन 1000 की हम हेल्प कर चुके हैं टू गेट बैक इनटू इंडस्ट्री। ओके, सो नाइस। आप एक स्पीकर भी हैं, आपको एज अ करियर ग्रोथ कोच आप लाइक आपको घूमने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इट्स लाइक कैसा फील करते हैं? हाँ मतलब यार, और हाउ यू ड्रॉव योर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दिस ट्रैवलिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोफेशनल फील्ड? ओके, हाँ मतलब यार अब पास्ट कुछ टाइम से आई थिंक अगेन आफ्टर 2022 ओनली एक अलग चीज़ का चस्का लगा है विच इज़ कॉल्ड फ्रीडम। तो फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम का मतलब यार, और हर किसी का अल्टीमेट जो एम है, जो कोई बोलते हैं ना मुझे पैसे कमाने हैं, कोई बोलते हैं मुझे यहाँ जाके रहना, मुझे ये खरीदना वो खरीदना, अल्टीमेट एम जो ह्यूमन बीइंग्स का है वो फ्रीडम ही है। फ्रीडम का मतलब जो आपकी मर्जी है, जहाँ आपकी मर्जी है और जैसे आपकी मर्जी है, आपको करने की फ्रीडम होनी चाहिए। तो जब आप वर्क लाइफ की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग फ्रीडम आती है। एक उनमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीडम है प्लेस फ्रीडम, फिर एक और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीडम है टाइम फ्रीडम। तो जब आपको अपने काम में प्लेस फ्रीडम और टाइम फ्रीडम रहती है, ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। ये मुझे मेरी एक काफ़ी क्लोज कलीग है, उन्होंने बताया था और समझाया भी था, और अब वो हमारी को फाउंडर भी है ये जो कम्युनिटी चल रही है वुमेन विद करियर गैप्स, उसके लिए शी इज़ अ PhD इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD है। तो उनके साथ हमने एक वेंचर इस्टेब्लिश किया है टू हेल्प दीज वुमेन कम बैक टू वर्क आफ्टर करियर गैप्स। सो आई लर्न दिस फ्रॉम हर, शी इज़ अ हाईली इंडिपेंडेंट वुमेन, फ्रीडम एकदम। तो प्लेस और टाइम फ्रीडम जब आपके पास रहती है तो आप बहुत ही अच्छे माइंडसेट के साथ, प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ काम करते हो, बिकॉज आपको पता है कि जब आपकी मर्जी है तब आपको करना है, और जिस जगह से आपकी मर्जी उस जगह से आपको करना है। तो अभी मेरे 99% प्रोजेक्ट्स 1% या 2% ऐसे आ गए जहाँ पे मुझे कहीं पे जाके सेशन लेना हो, किसी कॉलेज ने इनवाइट किया हो तो मैं वहाँ जाके लेता हूँ, बिकॉज दैट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रैवल और वो भी एक्साइटिंग है। अदरवाइज एवरीथिंग इज रिमोट। सो मेरे सारे काम जितने भी अभी हो रहे हैं दैट इज एग्जीक्यूटेड इन रिमोट, रिमोट फ्रेमवर्क। तो सारे सेशंस रिमोट है, सारी काउंसलिंग रिमोट है, करियर गाइडेंस रिमोट है, कोर्सेज जो चल रहे हैं वो तो डिजिटल कोर्सेज ही हैं, तो वो भी रिमोट है। और उसके अलावा जब कहीं से कोई स्पीकिंग इनवाइट आता है, चाहे वो दिल्ली से आए या पुणे से आए या रिसेंटली कश्मीर से आए, तो वो एक अच्छा एक्साइटिंग ट्रैवल हो जाता है। तो वहाँ जाके अगर एक दिन का सेशन है तो मैं जनरली 3 या 4 दिन के लिए जाता हूँ, सो दैट ट्रैवल भी हो जाए और वहाँ से काम भी हो जाए। तो स्क्रीन पे 5वां प्रश्न,
गो फॉर इट सर। हाँ, सो इस सीट में मैंने 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करा है। एज अ करियर ग्रोथ कोच, ऑल द टाइम यू हैव टू, आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन। कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ब्रेक डाउन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ स्किल एंड टेक्निकल स्किल। ओके, लाइफ स्किल, ये पहला क्वेश्चन है। यस। ओके, सो लाइफ स्किल्स वर्सेस टेक्निकल स्किल्स, बहुत मुश्किल नहीं है यार। मतलब टेक्निकल स्किल्स सिंपल आपके कोर स्किल्स को बोलते हैं। कोर स्किल्स मतलब आपको किस फील्ड में ग्रो करना है। अगर आपको ग्रो करना है टेक्नोलॉजी में, तो आप कोडर बनेंगे, आप प्रोग्रामर बनेंगे, या आप टेस्टर बनेंगे, या आप एनालिटिक्स में जाएंगे, हैकर बनेंगे, आप क्या करेंगे, दैट इज़ योर कोर स्किल। और उस कोर स्किल को बिल्ड करने के लिए जितने टूल्स आपको सीखने पड़ते हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने पड़ते हैं, जो भी आपको सीखना पड़ता है, दैट बिकम्स टेक्निकल। ऑल ऑफ दैट इज टेक्निकल स्किल्स है। सिंपल लैंग्वेज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक टेक्निकल स्किल है। पीपीटी बनाना आता है आपको, तो वो भी एक टेक्निकल स्किल है। और अगर आपको हैकिंग आती है, एथिकल हैकिंग, तो वो भी एक टेक्निकल स्किल है, राइट। नॉन टेक में भी हम जाएंगे तो भी टेक्निकल स्किल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल एनालिटिक्स यूजिंग पावर BI एंड टैब्यू, डेटा एनालिटिक्स, ये भी एक टेक्निकल स्किल है। इफ़ वी टॉक अबाउट कैंपेन एनालिसिस मार्केटिंग, राइट, वो भी एक टेक्निकल स्किल है। वो एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। नाउ देयर आर लाइफ स्किल्स। व्हाट आर लाइफ स्किल्स? पीपल मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, राइट। वो स्किल सेट जो आपको अपने काम में तो हेल्प करती है, करियर में हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, बट इन जनरल लाइफ में भी हेल्प करती है, राइट। लाइफ स्किल्स को एक ब्रॉडर अम्ब्रेला में डाला जा सकता है, पीपल मैनेजमेंट बोल के, कि आप अपने अराउंड लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं और कैसा इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड पीपल स्किल्स, राइट। इसमें इंटरपर्सनल आ जाती है, टीम वर्क आ जाता है, पब्लिक स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग। पर ये सारी लोगों से है, आप अकेले कोई लाइफ स्किल बिल्ड नहीं कर सकते, राइट। इसका हमेशा जो इम्पैक्ट, अकेले कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस अकेले कर सकते हैं, बट इसका जो इम्पैक्ट है उसका एनालिसिस जब आपके पास आसपास लोग रहेंगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। माइंडफुलनेस को भी एक बड़ी लाइफ स्किल माना जाता है। मतलब कितना आप अपने थॉट्स को मैनेज कर पाते हैं, कितना आप अपने कम्युनिकेशन को, आप क्या बोल रहे हैं, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, वो आप मैनेज कर पाते हैं। ये भी एक स्किल है जो आप अकेले बैठ के डेवलप कर सकते हैं मेडिटेट करके, बट इसका इम्पैक्ट क्या पता चलेगा जब आपके आसपास लोग रहेंगे। तो आप कितना अपने वर्ड्स को मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे बोल पा रहे हैं। ऑल दिस आर लाइफ स्किल्स, बोथ आर इंपॉर्टेंट। लाइफ स्किल्स हैव गेन मोर इंपॉर्टेंस बिकॉज ऐसा बोला गया है कि टेक्निकल स्किल्स तो शॉर्ट टर्म में सीखे जा सकते हैं, लाइफ स्किल्स को सीखने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, टेक्स फोकस। टेक्निकल स्किल्स तो क्या 3 महीने का कोर्स है, 1 महीने का कोर्स है, 2 महीने का, सीख जाओगे। कोई भी टेक्निकल स्किल आज की डेट में आप 1 महीने के कोर्स में अगर आपने फोकस किया, सीख जाओगे। लाइफ स्किल्स 1 महीने में नहीं आती, उसके लिए फोकस लगता है, प्रैक्टिस लगती है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस को ज़्यादा बताया गया है। Yes, what is your date of birth? Date of birth, exact date? Yes. 27th October 89. 89. So you are Gen Z, right? हाँ, मतलब 89 को Gen Z बोलते हैं ना यार। हाँ, no. Gen Z, मिलेनियल्स। मिलेनियल्स। Exactly, हम तो मिलेनियल्स बोलते हैं। Gen Z तो आई थिंक जो 97 के बाद। Exactly, हाँ। So what you have noticed between this Gen Zs and millennial periods of students? क्या चेंजेस आए हैं दोनों में? काफ़ी चेंजेस हैं यार। मतलब मिलेनियल्स, हम जब ग्रो कर रहे थे तो हमारा जो एस्पिरेशन था वो सिक्योरिटी था। मतलब स्टिल सिक्योरिटी था कि जॉब सिक्योरिटी, इजी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, है ना, कंफर्टेबल लाइफ मिल जाए, रेगुलर इनकम आ जाए। जेन ज़ी को मैंने देखा है कि रेगुलरिटी और कंफर्ट से थोड़ा दूर ही रहते हैं। कंफर्ट इन द सेंस, कंफर्ट में रहना चाहते हैं सभी, बट कंफर्ट ऑफ वर्क नहीं चाहते। मतलब वो रिस्क लेने के लिए रेडी है, 1-2 महीना 6 महीना कुछ ट्राई करेंगे, उसके बाद किसी और पे जंप कर जाएंगे, फिर किसी और पे जंप कर जाएंगे। थोड़ा लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन भी कम है। जैसे हमारे में अगर कोई चीज़ 3 साल 4 साल 5 साल की जाए तो कोई बोर नहीं होता, तो कर रहे हैं। पर जेन ज़ी नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पाते, विच कुड बी गुड एंड बैड बोथ फॉर देम। गुड बिकॉज ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे वो, बिकॉज एक चीज़ में बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। बैड इसलिए क्योंकि आपको ग्रो करना होता है तो किसी एक चीज़ में डीप जाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो वो बोरिंग वाला पार्ट भी आपको कवर करना पड़ता है। तो दोनों प्रॉज एंड कॉन्स है, बट मुझे लग रहा है ये कुछ डिफरेंसेस है जो मुझे दिखे हैं। ओके, सो स्क्रीन पर 6वां क्वेश्चन। सो वी हैव 2 more cards left for this podcast. Okay,
So this is about resume building, and the question is, you might have a beautiful resume, but you are not getting selected. And I have picked this line from your LinkedIn profile. What are the steps to craft or polish a beautiful resume? तो यार ये मैंने बोला इसलिए था बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने एफर्ट मारा रेज्यूमे पे, हाँ. हमने कैनवा से डाउनलोड किया, हमने इधर से डाउनलोड किया उधर, लेकिन फिर भी कहीं शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही। तो मैंने बोला ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं कि यार कि आप कैनवा से डाउनलोड कर लोगे, ग्रीन बना दोगे, ब्लू बना दोगे, कलर कर दोगे एक बार तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए, और मैक्सिमम चांसेस है कि अगर आपने ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान दिया है तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, हाँ, कीप इट नॉर्मल, कीप इट सिंपल, कीप इट एज बोरिंग एज पॉसिबल। क्योंकि रिक्रूटर्स को आप, अनलेस कि आप एक क्रिएटिव प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है वो काम कर जाए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रिक्रूटर्स को इंटरेस्ट नहीं है कि आपका रिज्यूमे कौन से कलर का है, आपने उसमें कितने टेबल्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए, ग्राफ्स बनाए। रिक्रूटर को इंटरेस्ट है कि वो जो चाहते हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम्स मेंशन्ड है, उसका सॉल्यूशन आपकी प्रोफाइल में है कि नहीं। और वो सॉल्यूशन आप प्रेजेंट करेंगे तो वो सिंपली प्रेजेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ रहा है, वो ATS के थ्रू जा रहा है। तो मशीन को आप कितना ब्यूटीफुल रेज्यूमे बनाते हैं उससे मतलब नहीं है। मशीन को मतलब है कि आपके रेज्यूमे में वो वर्ड्स है कि नहीं जो उसको देखना है, और वो वर्ड सिंपली रीडेबल होने चाहिए। तो इसलिए ATS फ्रेंडली रेज्यूमे टेम्पलेट्स विच आर वेरी बोरिंग, सिंपल, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट बोलते हैं हम, कि नाम हो आपका, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स हो, प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप जो भी आपने किया है उनके पॉइंटर्स में डिटेल्स, और आपकी एजुकेशन डिटेल्स हो, और कुछ सर्टिफिकेशंस अगर आपने किए हैं तो वो हो। सिंपल पॉइंट वाइज उसको मेंशन कीजिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना कि आप आई वर्कड ऑन X and Y और आई वर्कड ऑन X and Y विच लेड टू ABC percentage of growth in whatever it is. That is what will sell more. प्लस JD देखिए, JD जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, उसमें जो स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जितना हो सकता है रिज्यूमे में डालिए। अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता, फिर मत डालिए, पर अगर आता है तो मिस मत कीजिए, क्योंकि उनको वो चाहिए, आपको आता है लेकिन आप रिज्यूमे में नहीं डाल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि ब्यूटीफुल रेज्यूमे, ब्यूटिफिकेशन को साइड कर दीजिए, सिंपल रेज्यूमे बनाओ और JD को देख के बनाओ। ओके, सो सत्यम सर, currently I'm in 4th sem of my bachelor, and ये जो पीरियड है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मुझे किस फील्ड को चूज़ करना है, एंड वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। एंड कैसे इट्स लाइक कैसे हमें पता चल पाए कि दिस इज़ द परफेक्ट थिंग फॉर मी विच आई शुड गो फॉर, और हाउ टू लुक फॉरवर्ड विद दिस। इट्स लाइक ये कन्फ्यूज़न वाला टर्म यहाँ पे चला आता है। तो इसे क्लियर कैसे करना है, क्लैरिटी कैसे लानी है माइंड में? लॉजिक तो सेम अप्लाई होगा यार, कि कंफ्यूजन है तो क्यूरियोसिटी आएगी एक्शन से, और उसके बाद भी क्लैरिटी भी एक्शन से ही आएगी। तो अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है तो अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो सीधा एक्सटर्नल चले जाते हैं, मतलब कि कितने ऑप्शन, 10 ऑप्शन, 10 ट्राई करेंगे। या किसी ने बोल दिया कि इसका स्कोप ज़्यादा है तो उसके पीछे चले गए। किसी ने बोल दिया AI का ट्रेंड बहुत अच्छा है, चलो AI करेंगे। साइबर सिक्योरिटी का बहुत, साइबर सिक्योरिटी। ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट इसके पहले आपको इंटरनल एनालिसिस करना चाहिए। आप खुद पहले अपने साथ बैठ जाओ एक बार और डिसाइड कर लो कि आप किन चीज़ों में अच्छे हो। वॉट ऑल स्किल्स डू यू ऑलरेडी हैव, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। अब एक्सटर्नल ऑप्शंस को एनालाइज करो। अगर 10 हैं जिसमें कन्फ्यूजन है तो 6-7 तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे कि आपको पता है कि वहाँ आपकी स्ट्रेंथ लाई आज नहीं करती। जो 3-4 में लाइक करती है उसको आप एक्सप्लोर करो, उस पर आप एक्ट करो। भाई किसी का मैथ्स वीक है अगर, तो मैं उसको बोलूँ तो डेटा एनालिटिक्स में चले जा, क्योंकि बहुत स्कोप है। तो कोई सेंस नहीं बना, ना उसको मैथ्स पसंद है, ना उस मैथ्स उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अब डेटा एनालिटिक्स का स्कोप बहुत है, कोई सेंस नहीं बनेगा। किसी को टेक बिल्कुल पसंद नहीं आता, अब वो कोडिंग में जा रहा है, प्रोग्रामिंग में जा रहा है, सेंस नहीं बनेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है लेकिन कोडर बनना है या एप्स बिल्ड करने हैं, नहीं जमेगा। तो आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, जो चीज़ आपकी मजबूत है प्लस आपको पसंद भी है, उसको मैप करो आप अपने ऑप्शन से। और वहाँ जो टॉप 1, 2, 3 मिलते हैं
उसको आप एक्सप्लोर करो। फिर तो यार एक बार जब कोई एक्सप्लोर करता है तो उसको रास्ते से रास्ते मिलते जाते हैं, आपको करते करते ही समझ में आएगा कि यार ये चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है। जब भी मैं करियर कोचिंग में गया था तो करियर कोचिंग बहुत वास्ट है। आप लीडर्स को भी कोच कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर्स को कोच कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स को कोच कर सकते हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को कोच कर सकते हो। अब करते करते मुझे समझ में आया कि भाई ये चीज़ है जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अब वुमेन विद करियर गैप्स है, उसमें रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लोगों को नीड भी बहुत है, लोगों को भी पसंद आ रहा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, उनके बेनिफिट्स हो रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है, सेटिस्फैक्शन भी है। तो ये तीनों करते करते आया। इस बीच में मैंने कितने स्टूडेंट्स के कॉलेजेस में सेशन किया, अभी भी करता रहता हूँ, बट अब वो मेरा मेन गिग नहीं है। अब इनवाइट आता है तो आई गो देयर एंड आई डिलीवर। वर्किंग प्रोफेशनल्स लिंक्डइन में डेली मैसेजेस भेजते हैं कि आप इसमें हेल्प कर दो, उसमें हेल्प कर दो। जहाँ मुझे लगता है टाइम है वहाँ हेल्प कर देता हूँ, बिल्कुल कर देता हूँ, बट वो मेरा मेन गिग नहीं है। मेन गिग इज हेल्पिंग वुमेन विद करियर गैप्स कम बैक टू वर्क, बिकॉज मुझे लिख रहा है कि वहाँ पे एक अच्छा खासा स्पेस है, आई एम डूइंग बेटर देयर, दे आर गेटिंग रिजल्ट्स, आई एम गेटिंग सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग इज हैपनिंग देयर। वो करते करते समझ में आया। सो व्हेन यू एक्ट you will get the response from the market. Okay, so this is the last question, guys, and so this is on the screen. Okay. You have mentored over 10k plus students or professional. What is that one story which you remember till date that inspires and motivates you? अच्छा, okay. हाँ, वैसे there are multiple stories that actually really motivate me. So I think this will go back to 2017, I think 17 or 18, where there was this girl who came to me with her father after her class 12th. Good girl, studious and everything, and she was like unaware on what she should do after 12th, right? But she was really really good in, like, you know, she was a commerce student, she was really really good in her subjects, scores भी काफ़ी अच्छे थे। तो अब फादर को भी उतनी नॉलेज नहीं थी, उसको भी उतनी नॉलेज थी, लोकल यहाँ पे आई थिंक यहीं आसपास की कहीं की स्टूडेंट थी। एंड देन शी केम टू मी, एंड देन मुझे ऐसा लगा कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम है, सब चीज़ों की प्रॉब्लम है, कैसे होगा। पर देन आई रियलाइज़ कि परसेंटेज अच्छे हैं, मैंने गाइड किया कि आप इन कॉलेजेस में जाओ, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, एंड शी एंडेड अप क्रैकिंग अ रियली गुड कॉलेज इन पुणे। और 3 साल का कोर्स था वहाँ पे, 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया उसने। एंड देन उसके बाद आई थिंक 2020 में जो कोविड वाला टाइम था, या 2021, इन 2 ईयर्स में से एक, मेरे पास मैसेज आया था, मैं तो भूल गया था, वहाँ से मेरे पास मैसेज आया दैट सर आई गॉट प्लेस्ड इन दिस लाइक वेरी बिग इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अब वो इन्वेस्टमेंट बैंक है, और वहाँ से मतलब ये जो स्टोरी है ये मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज ऐसी जो स्टोरीज हैं उसमें एक पूरी फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप हो जाता है। जब आप किसी ऐसी जगह से आते हो, अब सपोज मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू अगर उसको सही गाइडेंस नहीं मिली होती उस समय, तो वो कहीं से भी कॉलेज कर रही होती है, अभी तक शादी हो गई होती है, कुछ बोल नहीं सकते क्या हुआ होता। बट अब बिकॉज वहाँ गाइडेंस मिल गई, एक्सपोजर मिल गया, और आई वॉज फॉर्चुनेटली अ पार्ट ऑफ दैट गाइडेंस। और अब जब कॉल आ रहा है तो कॉल आ रहा है सीधा उस इन्वेस्ट बैंक के लिए जो एक टाइम में मेरा भी ड्रीम होता था कि भाई ऐसी कंपनीज में प्लेस होना है। तो वहाँ पे प्लेसमेंट हो गया, एंड अभी तो नाउ शी इज़ लाइक डूइंग रियली रियली वेल, और शायद अब्रॉड चले गई है फॉर वर्क एंड एवरीथिंग। तो दिस इज़ वन रियली इंस्पायरिंग स्टोरी विच आई रिमेंबर जब भी मेरे पास कोई ऐसा केस आता है जो मुझे डिफिकल्ट लगता है। जैसे कई बार करियर कोचिंग के लोग आते हैं, मुझे लगता है यार नहीं हो पाएगा, मतलब दिस इज़ लाइक गैप बहुत ज़्यादा है, उतने स्किल्स नहीं है। बट दिस व्हेन आई रिमेंबर दिस कि अगर वो बंदी वहाँ से उठ के उस इन्वेस्टमेंट बैंक में जा सकती है तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है सही गाइडेंस के साथ। ओके, सो यही था सर हमारा आज का पॉडकास्ट। ओके, इट वाज रियली गुड, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राज।